हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने मोशन चैप्टर को पढ़ लिया था और अच्छे तरह से उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया था। अब हम जो सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें फर्स्ट चैप्टर से उठानी होगी। फर्स्ट चैप्टर से कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जिन पे आज हम गौर करेंगे और फिर हमें ये समझ में आएगा कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है। तो ज़रा याद कीजिए आप अपने पिछले चैप्टर को। आपने पिछले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और अचानक से उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है भाई? मूव होने लगता है। ठीक है? या अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा है जो पहले से ही मूव हो रहा है और अचानक से उसमें रिटार्डेशन आ जाए तो क्या होता है? वो धीरे धीरे क्या होता है? उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है और धीरे धीरे क्या होता है? वो स्टॉप होने लगता है और एक ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पे जाके वो फाइनली स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है और उसके आगे वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर पाता। तो अब यहाँ सोचने वाली बात है कि ये एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है या फिर ये रिटार्डेशन कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जिस वजह से प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से आप किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रिटार्ड कर देते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है भाई? फोर्स। ठीक है? तो इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत यह है कि हमें अब ये मालूम होगा कि वो कौन सा कारण था जिसने किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया। वो कौन सी वजह थी जिस वजह से एक मूविंग ऑब्जेक्ट रुक गया? वो वजह है फोर्स। जब आप फोर्स लगाएंगे तभी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा। जब आप फोर्स लगाएंगे तभी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रिटार्ड होगा। ये बात अलग है कि फोर्स लगाने का डायरेक्शन चेंज करना होगा हमें। तो फिर भाई फोर्स क्या है? तो फोर्स एक कॉज है। ये कॉज क्या करता है? तो ये कॉज हमें डिफरेंट इफेक्ट दिखाता है। वो इफेक्ट क्या है? वो इफेक्ट है एक्सेलरेशन, वो इफेक्ट है रिटार्डेशन, वो इफेक्ट है किसी बॉडी का साइज चेंज होना, वो इफेक्ट है किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाना। तो ये सारे काम कौन कर सकता है भाई? फोर्स कर सकता है। तो अब हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले हम वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली में ये फोर्स है क्या। और आपको एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं ना, ये चैप्टर आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इस चैप्टर की मदद से आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, इस चैप्टर की मदद से आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इस चैप्टर की मदद से आप रोटेशनल डायनामिक्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है? क्योंकि सभी जगह क्या है? फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है और फोर्स का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो आपको ये चैप्टर जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम पहले फोर्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फोर्स के टाइप्स का एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे जहाँ हमें ये पता चलेगा कि नेचर में कितने तरह के डिफरेंट फोर्सेस हैं और उनको कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, यहाँ एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि लॉज पढ़ना क्यों ज़रूरी है भाई। तो देखिए, किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए, सिस्टम का मतलब समझते हैं आप? जैसे चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप अपने देश भारत में हैं और आप रोड पे कोई 4 व्हीलर को ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है? तो आपको 4 व्हीलर ड्राइव करने के लिए उसके नियम कानून मालूम होने चाहिए कि क्या क्या नियम है जिसकी वजह से आप पे पेनल्टी चार्ज हो सकती है। तो आपको मालूम है, एक जनरल सी बात है जो सबको मालूम है कि भाई हमें बाईं तरफ गाड़ी को क्या करना है भाई? बाईं तरफ लेके चलना है।
और ड्राइवर की सीट किधर होती है? ड्राइवर की सीट होती है राइट साइड में। लेकिन अगर आप फॉरेन में जाएं जहां पे जो ड्राइवर की सीट होती है वो लेफ्ट साइड में होती है, तो वहां पे नियम कानून भी चेंज हो जाएंगे। वहां पे जो पेनल्टी लगेगी वो वहां के नियम के हिसाब से लगेगी। यानी कि जो ये रूल है, जो लॉ है, वो जगह के साथ क्या होता है? वेरी होता है। इसी तरह आप यहाँ जो लॉ पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगा कि कब कब हमें लॉ को लगाना है और उस लॉ में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। कुछ ऐसे भी आपको बातें जाननी होंगी जिन्हें किसी समय के बाद आपको नेग्लेक्ट कर देना होगा। आप उसे कहीं पे इंक्लूड करेंगे, किसी जगह पे एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो लॉ जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप किसी सिस्टम को, हमारे लिए सिस्टम क्या है भाई? हमारा कोर्स है, हमारा न्यूमेरिकल्स हैं, हमारी थ्योरी है, तो हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकें, उसे रन कर सकें। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन में हमें 3 तरह की लॉ मिलेंगे पढ़ने के लिए। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ये तीनों लॉ किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था तीनों लॉ। तो इन तीनों लॉ के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से विथ न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा डर किस बात से लगता है भाई? न्यूमेरिकल से लगता है। बच्चे बोलते हैं सर थ्योरी मुझे सारी बनती है, आप थ्योरी में जो पूछना है पूछ लीजिए, लेकिन न्यूमेरिकल में मैं फंस जाता हूँ। तो उस फंसने वाली प्रक्रिया को हम कोशिश करेंगे कि दूर कर सकें, कि हम फंस नहीं सकें। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, देखिए इसका एक ही निदान है कि आप जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर सकें, ये इसका निदान है। तो फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे जब हम, तो यहाँ पे 2-3 नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप जब फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे तो फर्स्ट लॉ में आपको क्या मिलेगा? इनर्शिया। यहाँ पे एक इनर्शिया नया कॉन्सेप्ट आपको जानने के लिए मिलेगा। जब आप सेकेंड लॉ में जाएंगे तो सेकेंड लॉ में आपको क्या मिलेगा? मोमेंटम। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट होगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। जब आप थर्ड लॉ में एंट्री करेंगे तो थर्ड लॉ का जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, वो एप्लीकेशंस ऐसे होंगे जहाँ पे आप कहीं कहीं पे कंफ्यूज होंगे। फिर फाइनली हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अपने इस डर को दूर करेंगे कि न्यूमेरिकल्स हमें फंसा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले हम एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और फिर हम अपना डिटेल स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा हमारा भाई? वो होगा डेफिनेशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। थर्ड थिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका एक दूसरा नाम भी है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इसका दूसरा नाम क्या है भाई? मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अच्छा सॉरी, इसी में एक सब टॉपिक होगा हमारा इनर्शिया। इनर्शिया। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो क्या होगा? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो दूसरा नाम हम लिखते हैं वो क्या है? क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आगे जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, अच्छा यहाँ पे एक चीज हमने मिस कर दी है। इस जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे ना, इसी में हमको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। वो क्या है भाई? मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ने वाले हैं, सॉरी पहले इसका नाम लिख लेते हैं। इसका दूसरा नाम है नेचुरल डेफिनेशन ऑफ फोर्स। नेचुरल डेफिनेशन ऑफ
फोर्स। ठीक है, जब हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद हमारे पास क्या आएगा भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए भाई, ये जो चैप्टर है आपका ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया विच लॉ इज नोन एज द नेचुरल डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो अपने आप में ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए, इसका आंसर आपको बाई हार्ट होना चाहिए। आपको रात में भी पूछा जाए उठा के तो आप बोल सकें थर्ड लॉ इज नोन एज द नेचुरल डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो फर्स्ट लॉ होगा हमारा, फर्स्ट लॉ में हम सिंपल क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लॉ में हमको सिंपल मिलेगा, इसका एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट पे हम चर्चा करेंगे, इनर्शिया के बारे में समझेंगे, थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा भाई, आपको मिलेगा सेकेंड लॉ में। ठीक है, सेकेंड लॉ में जो आपको क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल भर भर के मिलेंगे, जितना सॉल्व कर सकते हो आप करो। फिर थर्ड लॉ पे आप जैसे ही आएंगे तो थर्ड लॉ पे भी आपको क्या मिलेगा, सिंपल स्टेटमेंट मिलेगा। न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं लेकिन उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको सेकेंड लॉ से मिलेंगे। जैसे ही आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आएंगे फिर से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली न्यूमेरिकल आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मिलने वाले हैं, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ। यहाँ से आपको थ्योरी वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, हालांकि हमें स्ट्रॉन्ग दोनों चीज़ें करनी है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और उसके जो सब टॉपिक्स हैं उनमें आपको क्या क्या डिस्कस करना है। तो ये बेसिकली हमारा एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। इसमें 2-3 टॉपिक मैं अपने से जोड़ के आपको बताऊंगा। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये मेन टॉपिक्स है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें मैं कुछ टॉपिक्स अपने से खुद से ऐड करूँगा जो कि आपके नॉलेज को और बूस्टअप करेगा। वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा भाई। जब हम पढ़ेंगे तो बीच बीच में उसको उठाएंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसे रब करता हूं क्योंकि आगे हम बढ़ेंगे और हम फोर्स के बारे में अब डिस्कशन करेंगे कि फोर्स क्या है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, इसके बारे में क्या समझ सकते हैं हम। तो चलिए इसे डिफाइन करते हैं फोर्स को भाई। तो मैं रब करता हूं इसे। चलिए भाई, तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फोर्स। ये चैप्टर का नाम मैंने रहने दिया। अब यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स को। क्या होता है फोर्स, हिंदी में इसे क्या कहते हैं भाई, बल। ठीक है, बल। ठीक है, तो क्या होता है फोर्स, तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप उसे चुपचाप अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। समझाऊंगा मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, आपको मजा आएगा। तो लिखिए, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी which can change or try to change, which can change or try to change shape, size and state of an object. ठीक है, क्या लिखा है मैंने, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी
विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसे आप अच्छे से नोट डाउन करें, फिर मैं आपको समझाता हूं कि यहां पे हमने क्या लिखा है। देखिए भाई, फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। सबसे पहला वर्ड फिजिकल क्वांटिटी, समझने वाली बात है कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी हम ऐसे चीज़ों को कहते हैं जिन्हें हम एक नंबर और यूनिट के साथ लिख सकें। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज थिंग्स विच कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ ए डिजिट एंड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पे 7 मीटर। ध्यान से देखिए इसे, यहां पे जो पहला लेटर है 7, ये क्या है? एक मैथमेटिकल डिजिट है, और मीटर क्या है? एक तरह की यूनिट है। मैं लिखता हूं यहां पे 5 न्यूटन। 5 क्या है? एक नंबर है, और न्यूटन क्या है? एक तरह की यूनिट है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था भाई वेलोसिटी के बारे में। क्या यूनिट होती है उसकी? मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 10 मीटर पर सेकेंड, तो ध्यान से देखिए 10 क्या है? एक तरह की ये डिजिट है, और मीटर पर सेकेंड क्या है? एक यूनिट है। तो अगर हम बात करें तो हम इनको क्या कहेंगे? दिस ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या है? सारे फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह फोर्स क्या है भाई? फोर्स भी एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फोर्स को हम क्या कर सकते हैं? एक नंबर और एक यूनिट की मदद से लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्स को एक नंबर और एक यूनिट की मदद से लिखा जा सकता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल 5 न्यूटन मैंने लिखा है यहाँ पे 5 न्यूटन। यहाँ पे 5 क्या है? एक डिजिट है, न्यूटन क्या है? एक यूनिट है। तो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इन सब में से एक फोर्स भी है, इन्हीं लोगों के ग्रुप से बिलोंग करता है फिजिकल क्वांटिटीज की। लेकिन कैसा फिजिकल क्वांटिटी? फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। चलो भाई, मान लिया कि फोर्स क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम एक डिजिट और यूनिट की सहायता से लिख सकते हैं। लेकिन कैसी? आगे उसके बारे में कुछ बताएंगे आप, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारी है। वेलोसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो आगे देखिए, आगे क्या है? फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज, जो कि चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, चेंज भी कर सकता है या चेंज करने की कोशिश भी कर सकता है। किसको? शेप को, साइज को, एंड स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को। स्टेट का मतलब यहां पे आप लिक्विड गैस ना समझिएगा। स्टेट का मतलब मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, अभी बता रहा हूं। देयर आर 2 स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। यहां पे आप लिख ले, स्टेट का मतलब क्या होगा? स्टेट का मतलब होगा स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या है भाई? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश कर सकता है। फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश कर सकता है। फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश कर सकता है। एग्जाम्पल के साथ अब समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं शेप के लिए। मान लीजिए कि आपके पास एक स्पंज का पीस है। आपने क्या किया? उसको अपनी मुट्ठी में पकड़ा और उसे दबा दिया। उसका शेप चेंज हुआ क्या? बिल्कुल हो गया। ठीक है, बिल्कुल आपने क्या किया? उसका शेप चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? फोर्स लगा के। आपने फोर्स लगाया और उसका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। अब सेकंड एग्जांपल आपने लिया। आपने अपने हाथ में क्या लिया? एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया, एक मार्बल ले लिया, मार्बल का टुकड़ा लिया और उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। क्या आप उसका शेप चेंज कर सकते हैं? आप उसका शेप नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब? कि आपने फोर्स नहीं लगाया, आपने फोर्स लगाया है, लेकिन इस बार आपका फोर्स उसके शेप को चेंज नहीं कर सका, लेकिन उसने चेंज करने की कोशिश की, ट्राई टू चेंज। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपने
एक कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, उसे बीच से काट दिया। आपने क्या किया, उसके साइज को चेंज कर दिया। उसका साइज पहले बड़ा था, अब छोटा हो गया। इस बार मान लीजिए आपने एक लोहे का टुकड़ा लिया, अब आप उसे ट्राई कर रहे हैं, कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, क्या वो कटेगा? नहीं कटेगा। उसका साइज चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने फोर्स लगाया? बिल्कुल लगाया। आपने चेंज करने की कोशिश की। उसी तरह मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, रुका हुआ है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, और ये क्या हो गया भाई? मूव होने लगा। यानी कि मैंने क्या किया, इसके स्टेट को चेंज कर दिया। अब मान लीजिए मेरे पीछे भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि जैसे मान लीजिए बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है? फिक्स है, वॉल के साथ ये फिक्स है। अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, क्या ये मूव हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या, मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो मैं इसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। उसी तरह मान लीजिए आप एक फुटबॉल ग्राउंड में हैं, सामने से किसी ने फुटबॉल आपको पास किया, आपने क्या किया, अपने पैरों की मदद से उस फुटबॉल को वहाँ पर रोक दिया। तो आपने क्या किया, उसके स्टेट को चेंज कर दिया। वह स्टेट ऑफ मोशन में था, आपने फोर्स लगाया और उसके स्टेट को चेंज कर दिया। अब मान लीजिए कि मैं रोड के बीचों बीच में जाके खड़ा हो गया और सामने से कोई ट्रक आ रही है या सामने से कोई हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है, और मैं खड़ा हूँ कि मैं क्या करूँगा भाई, इसके स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में ला दूंगा। क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकता हूँ। ये क्या है भाई, एक बेवकूफ़ी है। मैं उसके स्टेट को चेंज नहीं कर सकता हूँ अगर मैं फोर्स लगाऊं भी तो फोर्स के बारे में कुछ आइडिया मिला आपको? फोर्स क्या है? फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज शेप और ट्राई टू चेंज शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। बहुत सारे बुक में आपको इसका डेफिनेशन क्या मिलेगा? फोर्स इज ए पुश और पुल। बात सही है, फोर्स इज ए पुश और पुल है, लेकिन क्या वो डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट है? नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया गया है। पुश और पुल का मतलब फोर्स होता है, लेकिन क्या केवल पुश और पुल से ही फोर्स का आइडेंटिफिकेशन है? नहीं, उसका आइडेंटिफिकेशन और भी बहुत तरीके से किया जा सकता है। तो ये डेफिनेशन आप नोट करें अपने अपने नोटबुक में और इसे याद करें। बिल्कुल यही डेफिनेशन जैसा लिखा हुआ है वैसा याद करें। आप लिखना चाहते हैं तो मैं वो भी स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन वो हमारे लिए सेकेंडरी स्टेटमेंट होगा। प्राइमरी स्टेटमेंट फोर्स के बारे में ये रहेगा, ठीक है। सेकेंडरी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि फोर्स इज ए पुश और पुल। ठीक है, फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स क्या है? एक तरह का पुश और पुल है। बात सही है, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी में हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज ए पुश और पुल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया अच्छे से? अगर नहीं आया है आप पूछिए, मैं अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपको मेरी क्लास में ऐसा नहीं लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप समझ लीजिए मैं यमराज की तरह आपके पीछे पड़ जाऊंगा। ठीक है, आप भागोगे, सब नहीं मुझे समझ में आ गया है, छोड़ दो। मैं बोलूँगा नहीं बेटा समझ अभी समझ। अब इसकी चिंता मत करना कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास और बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने एक सिंपल डेफिनेशन नोट किया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि भाई मान लीजिए कि फोर्स एक पुश और पुल है, या फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी के शेप को चेंज कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है, किसी के साइज को चेंज कर सकता है, करने की कोशिश कर सकता है, या किसी के स्टेट को चेंज कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है। तो कितने टाइप के ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होंगे नेचर में जो कि ऐसा काम कर सकते हैं? वो सभी फोर्स की कैटेगरी में आ गए। सारे फोर्सेस हैं, लेकिन फोर्सेस को थोड़ा अच्छे से पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसे कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें पढ़ने में सहूलियत हो। तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है नेचर में? तो बेसिकली नेचर में जितने भी फोर्स हैं उनको 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। एक आपने पढ़ा है ग्रेविटेशन फोर्स, जानते हैं आप, धरती माता हमें खींचती है, वो ग्रेविटेशन का फोर्स है। और भी बहुत सारे प्लैनेट्स खींचते हैं। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताया है क्या होता है, क्लास 9th में हम पढ़े हैं क्या होता है ग्रेविटेशन का फोर्स। दुनिया में कोई भी 2 मास एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। खैर हम आगे डिटेल में जब वो टॉपिक आएगा तो पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, या इसे हम कंबाइनली बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स। फिर एक आता है हमारे पास वीक फोर्स और एक होता है न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है,
तब तक आप इसे नोट डाउन करें, इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें। अगर इस स्टेटमेंट में कोई भी डाउट है आपको इसका एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए, तब जाके वो डेफिनेशन आपको हमेशा याद रहेगा। तो आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें, समझ में आता है इट्स ओके, हम आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछिए। तो चलिए भाई, इसे आप पढ़िए और अच्छे से नोट डाउन करें।